गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में से पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझाऊंगी। बेटा, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मुख द्वारा भोजन खाया जाता है, मुख के बाद वो कहाँ जाता है और उस भोजन का क्या हो जाता है? तो आज मैं आपको यही समझाऊंगी कि भोजन जो हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, मुंह के द्वारा खाते हैं, वो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर कहाँ कहाँ जाता है और उस भोजन पर कौन कौन से एंजाइम्स क्रिया करते हैं और भोजन किस तरह से शरीर में विलीन हो जाता है, यानी कि पाचन हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पाचन होता क्या है। जो भोजन हम बड़े बड़े टुकड़ों में खाते हैं, आपने देखा होगा भोजन को हम बड़े बड़े पीसेस में लेते हैं, टुकड़ों में, लेकिन क्या ऐसा भोजन ही हमारे बॉडी में अंदर चला जाता है? नहीं। भोजन, जो बड़े बड़े टुकड़े, जो जटिल भोजन हम खाते हैं, वो सरल अणुओं में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही भोजन का पाचन कहलाता है। तो इस भोजन के पाचन के लिए शरीर में पाचक अंग और पाचक ग्रंथियां दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक अंगों के बारे में बताऊंगी। तो पहला पाचक जो अंग है वो है मुंह, यानी कि मुख। क्या बेटा? मुख। और मुख में भोजन ग्रहण करने के बाद दांत उसे पीसते हैं और जीभ भोजन को निगलती है। लार ग्रंथियां लार रस निकालती है जो भोजन को चिकना बनाते हैं और उसे निगलने में सहायता करते हैं। भोजन मुख के बाद ग्रसनी में पहुंचता है, जो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रसनी में एक छिद्र होता है जो श्वास नली में खुलता है और उस छिद्र पर एक ढापन होता है, एपिग्लॉटिस होती है, जो श्वास नली को ढकती है। जब भोजन मुख के द्वारा ग्रास नली में, यानी कि भोजन नली में प्रवेश करता है, तो भोजन गलती से भी सांस नली में ना चला जाए, इसीलिए एपिग्लॉटिस एक ढापन होता है, ढक्कन जैसा, जो श्वास नली को ढक लेता है और भोजन केवल भोजन नली में ही पहुंचता है। भोजन नली को ग्रासनाल भी कहते हैं और ये लगभग 23 से 24 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी जो दीवार होती है वो चिकनी होती है, उसमें श्लेष्मा स्रावित होता है, जिससे कि भोजन चिपके ना और भोजन आसानी से आमाशय में पहुंच जाए। आमाशय जे शेप का होता है, देख रहे होगे आप बेटा, कौन सी शेप है? जे। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसके ऊपरी भाग को कार्डियक, मिडिल भाग को फंडिक और लोअर पार्ट को पाइलोरिक कहते हैं। भोजन आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे ठहरता है। यहाँ कुछ क्रियाएं होती हैं, वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले आप पाचक अंगों के बारे में समझ लीजिए। उसके बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 से 7 मीटर होती है, लगभग आप मानिए 23-24 फीट, एक बड़े कमरे के बराबर लेंथ में होती है और ये कोइल्ड होती है। आप देख रहे होगे कैसे कोइल्ड है, इसलिए छोटे से प्लेस पर ही ये आ जाती है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जुड़ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि वृद्धांत्र। ये चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा, लेकिन लंबी नहीं होती और ये इस तरह से ऊपर की ओर और फिर नीचे की तरफ जाती है और लास्ट में गुदा द्वार में खुल जाती है। तो इस तरह से आपने किसके बारे में पढ़ा? पाचक अंगों के। पाचक अंग में कौन कौन से बेटा, कौन कौन से आए? मुख आया। मुख में आप दांतों के बारे में बताओगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सामने वाले दांतों को रदनक, एक दांत एक कृंतक इधर और एक इधर होता है कृंतक, और उसके बाद अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इंग्लिश
इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मोलर लास्ट वाले 3 होते हैं एक साइड और 2 होते हैं प्रीमोलर, 1 कैनाइन और 2 इंसीजर। 2 1 2 3 फार्मूला बनता है हमारे दांतों का। और वैसे भी ह्यूमन बींग्स के, मनुष्य के दांत जिंदगी में 2 बार आते हैं। एक बार दूध के दांत जब 20 होते हैं, वो 6-7 साल की एज में टूट जाते हैं, और दूसरी बार परमानेंट स्थायी दांत आते हैं। तो ये आपने दांतों के बारे में देखा। फिर जीवा, जीवा आप जानते ही हो मांसपेशी की होती है और भोजन को निगलने में हेल्प करती है। मुख के बारे में के बाद आप कहाँ जाओगे? ग्रासनली। ग्रासनली में जो है कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं होता, बस भोजन का कर्मानुकंचन होता है। इस तरह से भोजन आगे की तरफ बढ़ता रहता है। फिर आमाशय, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब मैं आपको समझाऊंगी पाचक ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथियां 3 जोड़ी तो लार ग्रंथियां मुख में होती हैं, जो टाइलिन एंजाइम निकालती हैं। ये भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ती हैं और भोजन को चिकना भी बनाती हैं। लार रस निकलता है, वो भोजन को चिकना भी बनाता है, जिससे निकलने में आसानी होती है। उसके बाद आमाशय में एक कोशिकीय जठर ग्रंथियां होती हैं, जो जठर रस निकालती हैं। जठर रस में HCl अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा होता है। HCl अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है और जो भोजन के द्वारा जीवाणु, विषाणु आ जाते हैं, उनको मारने में भी हेल्प करता है। और पेप्सिन जो एंजाइम्स है, जो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, वो केवल अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकता है, एसिडिक मीडियम में। तो इसीलिए भोजन जो है, यहीं पे प्रोटीन से भोजन में जो प्रोटीन है वो आमाशय में पच जाती है। इसके कारण, पेप्सिन के कारण। ठीक है। उसके बाद भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही एंट्री होती है भोजन की, तो पित्त रस अपना रस, यानी कि पित्ताशय अपना रस निकाल देता है, पित्त रस। पित्त रस जो अम्लीय भोजन था आमाशय में, उसको क्षारीय बनाता है, क्योंकि अब जो एंजाइम्स अग्नाशय से और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेंगे, वो केवल क्षारीय माध्यम में ही कार्य कर सकते हैं। और पित्त रस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, ये वसा का इमल्सीकरण करते हैं। अब आप, वसा का इमल्सीकरण क्या होता है? वसा के बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना वसा का इमल्सीकरण कहलाता है। वो किसके द्वारा होता है? पित्त रस के द्वारा होता है, जो कहाँ से निकलता है? यकृत से। उसके बाद भोजन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया, तो अग्नाशय भी अपना रस दे देता है, जिसे अग्नाशय रस कहते हैं। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, जो भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन करेंगे। आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है, मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। तीनों का पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा। और आप देख रहे हो लगभग 6 से 7 मीटर इसकी लेंथ होती है, और फिर भी अंदर से इसमें कॉइल शेप रसांकुर होते हैं। बाहर से स्मूथ होती है इसकी वॉल, लेकिन अंदर से ये उभरी हुई उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। और ये रसांकुर भोजन का अवशोषण करने में सहायता करते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो सके। और उसके बाद भोजन का पूरी तरह से पाचन, अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। जो वेस्ट रहता है, जो व्यर्थ भोजन होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, लेकिन पानी उसमें बहुत ज्यादा होता है, और पानी का अवशोषण फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होकर के, और बिल्कुल वेस्ट जो बॉडी में रखने लायक नहीं है, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन हो जाता है। किसके द्वारा? पाचक अंगों और पाचक ग्रंथियों के द्वारा। और ग्रंथियों में कौन कौन सी पड़ी? लार ग्रंथि, जो 3 जोड़ी होती थी, यकृत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अग्नाशय जो शरीर की संयुक्त ग्रंथि है, क्योंकि ये एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों निकालती है।
ओके बेटा, अब आप इसको अपने बुक में पढ़ोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।